बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टी वी 10 में खुशामदीद दोस्तों। मियां नवाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जलानी की मेहरबानी से 25 अप्रैल 1981 को पहली बार जब पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर हुए तो इनकी दौलत के अंबार लगने का अमल भी इसी दिन से शुरू होता है। दोस्तों, मज़ीद डिस्कस करने से पहले टी वी 10 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जैसे जैसे इनका इक़्तिदार आगे बढ़ता रहा, दौलत के अंबार भी इसी तरह बढ़ने लगते हैं। मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी और मेहरबान दोस्त मियां जाहिद सरफराज का एक इंकशाफ बयान करते चलें, जो कहते हैं कि 1985 में मियां नवाज शरीफ के वज़ीर आला पंजाब बनने में मेरा भी हाथ रहा है। जब मैं 78 में वज़ीर तजारत था तो कबीना में मेरी अच्छी बातचीत थी। इन दिनों लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जलानी डिफेंस सेक्रेटरी थे। इनकी मेरी अच्छी दोस्ती थी और जब वो गवर्नर के ओहदे पर फायज हुए तो हमारी दोस्ती मज़ीद मजबूत हो गई। मियां जाहिद सरफराज ने ये इंकशाफ किया कि मियां नवाज शरीफ से मेरी पहली मुलाकात कुछ ऐसे हुई कि जनरल साहिब से मैंने कुछ काम का कहा हुआ था। किसी शख्स की रिपोर्ट गलत आई तो जलानी साहब ने सुबह सवेरे 8 बजे मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरे पास आ जाएं, नाश्ता मेरे पास कर लीजिएगा। मैं जब वहाँ गया तो जिलानी साहब लॉन में मौजूद थे। मुझसे कहा कि क्या खाओगे, तो मैंने कहा कि अंडा पराठा मंगवा लीजिए। तो इन्होंने कहा कि अनार का जूस पी लीजिए, बहुत आला है। तो मैंने कहा कि मुझे शुगर है, मैं जूस नहीं पी सकता। इन्होंने मुलाजिम को नाश्ता लाने को कहा। थोड़ी देर बाद इन्होंने मुझे फिर कहा कि मेरे कहने पर अनार का जूस पी लें। इनके इसरार पर मैंने कहा कि मंगवा लें। जिलानी साहब ने एक लड़के को आवाज़ दी जो सफ़ेद शलवार कमीज़ में वहाँ फिर रहा था। इन्होंने आवाज़ दी कि नवाज़। वो लड़का भागता हुआ आया तो इन्होंने इस लड़के को कहा कि जाओ मुलाजिम को कहो कि इनके लिए भी अनार का जूस ले आए। जिस पर मैंने पूछा कि ये लड़का कौन है तो वो कहने लगे कि ये इत्तफाक फाउंड्री वाले मियाँ शरीफ का बेटा नवाज शरीफ है। मियां जाहिद सरफराज कहते हैं कि इस रोज़ मैंने पहली बार नवाज शरीफ को देखा। इसके बाद 1981 में नवाज शरीफ को वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया गया। बाद वो मुझसे दोस्ती बढ़ाकर वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर भी जा पहुँचे। अब ज़रा चलते हैं पीपल्स पार्टी के मौजूदा सरबराह की तलस्माती दौलत की जानिब। भुट्टो ख़ानदान की सियासी विरासत अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल करने वाले आसफ जरदारी की दौलत का भी एक बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार से मुंसलिक है। 1988 की दहाई से लेकर बेनज़ीर भुट्टो की 2 हुकूमतों के दौरान यानी 1996 तक जरदारी साहब ने पैसा बनाने में खूब शोहरत कमाई और इस कदर दौलत समेटने पर इन्हें मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता रहा। इन्होंने फर्स्ट जेंटलमैन की हैसियत से अपने सियासी असरू का इस कदर फ़ायदा उठाया कि 1990 में ही मोहतरमा की हुकूमत जाने की वजह बने। जबकि इन्हीं दिनों 10 अक्टूबर 1990 को अगवा, बदवानी और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से जेल की सैर करने जा निकले, जिसकी गवाही ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत के बाद अबूरी वज़ीर आज़म गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने बेनज़ीर हुकूमत में होने वाली माली बेज़ाब्तगियों का बांडा फोड़ दिया और कौम को ये इंकशाफ किया कि हुकूमत में हर मंसूबे के आगाज़ से कबल इस रकम का 10% हिस्सा आसफ अली जरदारी को देना लाजिम था, वगरना वो मंसूबा शुरू होने से कबल ही ख़त्म हो जाता था। इन तमाम बातों और इंकशाफात के बावजूद ये मर्द आहन कान बंद किए दौलत गिनने में मसरूफ़ रहा और फिर जब मोहतरमा की शहादत के बदले में इन्हें 2008 से 2013 तक की हुकूमत मिली तो इसके बाद जो मुल्की ख़जाने का हाल हुआ होगा इसे यहाँ बयान करना एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि इस आखिरी हुकूमत में जरदारी साहब का हुकूमत के साथ बराह रास्त रब्ता रहा, यानी कि हुकूमत ही इनकी थी। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में जो शुगर रिपोर्ट आई है इसमें अपोजिशन की जानिब से PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बेमैनी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई। पहली बात तो ये है कि ये इजाज़त वज़ीर आज़म ने ज़ाती हैसियत से नहीं दी है, बल्कि एक कमेटी और कबीना के ज़रिए ही ऐसा मुमकिन होता है।
لیکن اپوزیشن کے لیڈران جب شوگر ایکسپورٹ کا رونا روتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن والے پہلے اپنے دور کے فیصلوں کے احتساب کی بات کریں، پھر ان کا شور شرابہ جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ شاہد حقان عباسی جب حادثاتی طور پر وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سلمان شہباز کے ایما پر 20 ارب روپے کی سبسڈی دی، اور یہ ہی نہیں بلکہ 24 گھنٹے کے نوٹس پر چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، اور اس ہی دور میں سلمان شہباز کی شوگر مل نے کسانوں کو بھی نہیں بخشا، جس میں انہوں نے 100 ارب روپے کی کم ادائیگی کی۔ ملک میں چینی کے چھوٹے اور بڑے 88 کارخانے ہیں، اور اگر اس کے مالکان کسی سیاسی طاقتور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تو معلوم کرنا ہوگا کہ ان کے تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں۔ یقیناً یہ سب کچھ تحریک انصاف کی 2 سالہ حکومت میں تو نہیں ممکن ہوا ہوگا۔ حزب اختلاف کی دونوں جماعتیں اپنے دور کے اس قسم کے فیصلوں کو چھپا نہیں سکتے، اور اگر مسلم لیگ نون اور پی 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 والے اپنے دور کے فیصلوں کی تفاصیل نہیں دینا چاہتے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے اسے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی نظر میں احتساب سب کا ہونا چاہیے، یہ والا نظریہ ہی ان کی مقبولیت کی بڑی وجہ ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ واضح بھی کر دیا تھا کہ 1985 سے شوگر مافیا کے احتساب کا عمل شروع کیا جائے گا، اور بدعنوانی کے کیسز قومی احتساب بیورو اور ایف آئی کو بھیجے جائیں گے۔ ایک معاملے کی تفصیل تو میڈیا کے پاس ہے، دوسرا معاملہ بھی جلد بے نقاب ہوگا، ہوا وہ نصف صدی کا قصہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے قبل اپوزیشن کی جانب سے اس قسم کی اچھل کود کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر اگر موجودہ وقتوں کی بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تاریخ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ کس طرح سے ان دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے ادوار میں ریاستی وسائل اور قومی دولت کو ذاتی اور پارٹی مفادات کے لیے استعمال کیا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔